हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम ठोसों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने देखे थे ठोसों के अभिलक्षण। ठोसों के अभिलक्षण में हमने इस प्रकार से हम ठोस की पहचान करते हैं, कौन कौन से ठोसों में प्रॉपर्टी या गुण पाए जाते हैं। उसके बाद सेकंड जो टॉपिक है हमारा वो ठोसों का वर्गीकरण है। ठोसों के वर्गीकरण के बारे में ठोसों को एक तो उनके बीच उपस्थित बंधन बल के आधार पर और एक ज्यामिति के आधार पर, दो अलग अलग आधार पर इनका डिवाइडेशन किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेस, विभिन्न प्रकार के बंधन बल के आधार पर कि जो भी अणु हैं उनके बीच जो फोर्स है वो किस किस तरह का है, कौन कौन सा फोर्स वहां काम में आ रहा है, चाहे हमारा वो मॉलिक्यूलर सॉलिड हो, चाहे हमारा वो आयनिक सॉलिड हो, चाहे हमारा वो मेटेलिक सॉलिड हो, चाहे हमारा कोवेलेंट सॉलिड। तो विभिन्न प्रकार के बंधन बल के उपस्थिति के आधार पर ठोसों को चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? चार भागों में। दूसरा है हमारा ज्यामिति के आधार पर। ज्यामिति के आधार पर ठोसों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, एमोर्फस सॉलिड को अक्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं। एमोर्फस सॉलिड को नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहते हैं। तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हिंदी नाम इसका अक्रिस्टलीय ठोस से होगा। एमोर्फस वर्ड क्यों काम में लिया जा रहा है? क्योंकि एमोर्फस का अर्थ होता है कि जिसकी कोई आकृति नहीं होती, ऐसा सॉलिड जिसकी कोई भी शेप या साइज नहीं होती, उसे हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ठोसों के वर्गीकरण में उनके जो बेस हैं। तो आपसे ज्यामिति का आधार पूछे तो हमें बताना है ज्यामिति के आधार पर ठोस दो भागों में वर्गीकृत किए जाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। और उनके बीच पाए जाने वाले बाइंडिंग फोर्स के आधार पर, बंधन बल के आधार पर उन्हें चार भागों में डिवाइड किया गया है। मेटेलिक मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस, आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस, मेटेलिक सॉलिड, धात्विक ठोस, कोवेलेंट सॉलिड, सहसंयोजी ठोस। अब एक एक बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसे ठोस जिनमें जो कण उपस्थित हैं वो क्या होते हैं? अणु। ऐसे ठोस जिनके अवयवी घटक मॉलिक्यूल या अणु होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाते हैं। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी घटक या रचक घटक अणु होते हैं उन्हें आणविक ठोस कहते हैं। इन ठोसों में, तो ठोस में कोई कोई बल तो पाया जाएगा, तो इन ठोसों में पाया जाने वाला जो बल है वो दुर्बल वैन डर वाल्स बल होता है। आणविक ठोसों में दुर्बल वैन डर वाल्स बल पाया जाता है, जिसके कारण इनके, क्योंकि ये बल जो होता है वो बहुत ही दुर्बल है, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक जो हैं वो बहुत कम होते हैं। गलनांक क्वथनांक कम होने के साथ साथ ये मुलायम भी होते हैं, जिसका रीजन भी दुर्बल वैन डर वाल्स फोर्स है। इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। इन ठोसों को तीन भागों में बांटा गया है। मॉलिक्यूलर सॉलिड को, मॉलिक्यूलर जो सॉलिड है उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है
ध्रुवीय ठोस, एक है अध्रुवीय ठोस, तीसरा है हाइड्रोजन बंधित ठोस। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, मॉलिक्यूलर सॉलिड आणविक ठोस। आणविक ठोस अणुओं में हमारे पास ध्रुवीय ठोस भी है, अध्रुवीय ठोस भी है और हाइड्रोजन बंधित ठोस भी है। ध्रुवीय ठोसों में बल तो यही पाया जाएगा, दुर्बल वांडरवाल्स बल जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। तो जिसमें से हम ध्रुवीय ठोस की बात करें, ध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में बात करें, तो इनके बीच जो बल पाया जाता है वो ध्रुवीय ध्रुवीय आकर्षण बल पाया जाता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। अध्रुवीय ठोस के बारे में बात करें तो इसमें जो वॉन डर वाल्स बल पाया जाता है वो पाया जाता है द्विध्रुव प्रेरित आकर्षण बल। डाइपोल इंड्यूस्ड अट्रैक्शन फोर्स। और हाइड्रोजन बंधित ठोस नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऐसे ठोस जिनमें हाइड्रोजन बल या हाइड्रोजन बंध पाया जाता हो, ऐसे ठोसों को हाइड्रोजन बंधित ठोस कहते हैं। इस प्रकार से हम देखें मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में, तो जो ध्रुवीय ध्रुवीय आकर्षण बल है, द्विध्रुव प्रेरित आकर्षण बल है और एक हाइड्रोजन बंधित आकर्षण बल है। तो इसमें तो हमको पता ही है कि द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल है। द्विध्रुव प्रेरित आकर्षण बल में आपका एक फोर्स है लंदन फोर्स, जिसको हिंदी में लंदन बल कहते हैं या परिक्षेपण बल भी कह सकते हैं। तो ये तो वो हमारा आणविक ठोस। दूसरी बात करते हैं हम आयनिक ठोस के बारे में। तो आयनिक ठोस के बारे में देखें ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण आयन पाए जाते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है आयनिक ठोस है, तो इनमें जो अवयवी कण होंगे वो आयन होंगे। और आयन के बीच जो बंध पाया जाएगा वो बंध होगा आपका स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, जिसके कारण कैटायन जो एनायन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको बोलते हैं, कैटायन जो एनायन है, जो आयन दो ही होते हैं, तो कैटायन होगा दूसरा एनायन होगा। तो कैटायन एनायन के बीच जो फोर्स होता है उसे हम स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं। और ये जो बल है वो बहुत ही प्रबल होता है, जिसके कारण आयनिक ठोस के जो गलनांक और क्वथनांक के मान होते हैं वो बहुत प्रबल होते हैं। और विद्युत के कुचालक भी होते हैं ठोस अवस्था में, लेकिन गलित अवस्था में बात करें तो ये विद्युत के सुचालक होते हैं, जैसा कि आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है। नेक्स्ट बात करें हम इनके बीच कि भाई जो कैटायन जो एनायन है वो इसलिए एक दूसरे से प्रबल आकर्षित होते हैं क्योंकि इनके बीच जो बल पाया जाता है वो बहुत प्रबल होता है, जिसके कारण ये विद्युत के कुचालक होते हैं। और आयनिक अवस्था में, गलित अवस्था में जब इनका किसी विलायक में घोला जाए तो ये विद्युत के सुचालक होते हैं। आयनिक ठोस के बाद बात करें किसकी, धात्विक ठोस की, मेटेलिक सॉलिड।
मेटेलिक सॉलिड, धात्विक ठोस। तो इसमें भी वही नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण कौन हो, धातु। धातु आप जानते हो, सिल्वर है, कॉपर है, ऑरम है, ये सारी धातु हैं। तो ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण धातु होते हैं तो वे धात्विक ठोस कहलाते हैं। धात्विक ठोसों के बीच, धातुओं के बीच जो बंध पाया जाता है वो बंध भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है, जिसको हम स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बोलते हैं। बस अंतर यह है कि वहां तो कैटायन एनायन था, यहां को कैटायन एनायन नहीं दिख रहा है, लेकिन दिख क्या रहा है, देखिएगा कोई भी मेटल है, जैसे हमारे पास मेटल चाहे सोडियम क्यों ना हो, सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके Na+ का आयन बना लेती है। सोडियम धातु एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम आयन का निर्माण कर लेती है। इस प्रकार जब भी कोई धातु उदासीन अवस्था से आयनिक अवस्था में आती है तो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से सभी जो धातु हैं वो आयनिक अवस्था में आ जाती हैं। इस प्रकार आपको दिख रहा होगा ये कैटायन है, ये एनायन है। तो हम बात करें, बहुत सारे हमारे पास सोडियम के परमाणु हो सकते हैं। जो सोडियम के परमाणु हैं इनको बोलते हैं कर्नेल। मैं ऊपर लिख देता हूं, दिख नहीं रहा होगा शायद, कर्नेल। धातु आयन को कर्नेल नाम दिया गया है और इस जो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है उस इलेक्ट्रॉन को नाम दिया गया है कोर इलेक्ट्रॉन। थोड़ी समझने वाली बात है, इसमें छोटा आ भी सकता है कि धातु ठोस में जो बंध पाया जाता है वो किस किस के बीच पाया जाता है। तो हमें ये बताना है कर्नेल और कोर इलेक्ट्रॉन के बीच पाया जाने वाला जो बल है उसे ही हम स्थिर विद्युत आकर्षण बल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कर्नेल जो है वो हम धातु आयन को बोल रहे हैं। धातु पर आयन पर क्या है? पॉजिटिव साइन है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा है? नेगेटिव साइन है। इसलिए आयन जैसी कंडीशन आ चुकी है, एक कैटायन और एक एनायन। इसलिए इन दोनों के बीच पाया जाने वाला जो बंध होता है उस बंध को हम स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं। अब बात आती है कि ये बंध जैसे जैसे प्रबल होगा, इसका मतलब इसके वैलेंस सेल में, जैसे इसके हम वैलेंस सेल की बात करें तो 2, 8 और 1, इसके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे जैसे वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्थिर वैद्युत आकर्षण बल प्रबल होता जाएगा। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल प्रबल होता जाएगा तो इनके गलनांक क्वथनांक के मान भी बढ़ते जाएंगे। तो कर्नेल किसको बोला है हमने? संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जितने इलेक्ट्रॉन वो त्याग देता है उसके बाद आयनिक अवस्था में आता है उसे बोलते हैं कर्नेल। और जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है उसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो कर्नेल और कोर इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये कोई इलेक्ट्रॉन है सोडियम के, ये हमारे पास परमाणु है, बहुत सारे परमाणु हो सकते हैं। तो इनके बीच जो भी अट्रैक्शन फोर्स है वो हमारा, इनके बीच जो पाया जाने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है उसी को हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। और इन्हीं के कारण ये जो सॉलिड होते हैं इसलिए इनका नाम दिया गया है मेटेलिक सॉलिड, धात्विक ठोस, क्योंकि ये धात्विक और इलेक्ट्रॉन के बीच बंध बनाते हैं। तो धातु जो होती हैं वो उदासीन अवस्था में कभी बंध नहीं बनाती हैं जब तक वो अपने बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर सकती और धातु आयन में नहीं बदल जाएंगे, तब तक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और धातु आयन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इन दोनों के बीच कैटायन एनायन जैसी कंडीशन हो चुकी है, आयनिक ठोस जैसी कंडीशन हो चुकी है, इसलिए इनके बीच जो बंध पाया जाता है वो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। लास्ट है हमारा सहसंयोजी ठोस। तो हम सहसंयोजी ठोस के बारे में बात करते हैं। देखो इसमें भी वही है, सहसंयोजी ठोस जिसको बोलते हैं हम कोवेलेंट सॉलिड। इनमें अवयवी कण परमाणु होते हैं। सहसंयोजी बंध दो परमाणु के बीच ही पाया जाता है, इसलिए ऐसे ठोस जिनमें
अवयवी परमाणु होते हैं सहसंयोजी ठोस कहलाते हैं, और इनके बीच जो बंध पाया जाता है वो नाम से स्पष्ट हो रहा है, उस बंध को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध में परमाणु एक दूसरे से जुड़कर एक लंबी व्यवस्थित क्रम में अंतर्बंधन, इंटरलॉकिंग, अंतर्बंधन, इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेते हैं। इसलिए सहसंयोजी ठोसों को दूसरा नाम और भी दिया गया है नेटवर्क ठोस। नेटवर्क का मीन्स होता है जाल। तो सहसंयोजी ठोसों को नेटवर्क ठोस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो इनमें पाए जाने वाले जो परमाणु हैं वो आपस में सहसंयोजी बंध से जुड़कर एक लंबी विशाल अंतर्बंध संरचना का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें इन ठोसों को नेटवर्क ठोस कहते हैं। हीरा है, ग्रेफाइट है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और हमको ये समझना है कि सहसंयोजी ठोसों को नेटवर्क ठोस क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड के कारण ही आपस में एक दूसरे से इंटरलॉक होकर एक विशाल संरचना निर्माण कर लेते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ जाता है नेटवर्क ठोस। तो हमने ये 4 ठोसों का अध्ययन किया, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजी ठोस। इनका बेस था विभिन्न प्रकार के बंधन बल के आधार पर। तो मैं वापस से एक बार रिवाइज कर देता हूं। आणविक ठोस में दुर्बल वॉन डेर वाल्स बल पाया जाता है, क्योंकि अणु होते हैं इसलिए बल बहुत कमजोर होता है, इसलिए इनके गलनांक और पथनांक जो होते हैं बहुत कम होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं, मुलायम प्रकृति के होते हैं। आयनिक सॉलिड की बात करें तो ऐसे ठोस जिनमें आयन पाए जाते हों, और आयन पाए जाते हैं तो उनके बीच जो बंध पाया जाता है वो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। कई बुक्स में उसे कूलाम बल का नाम भी दिया गया है। ये बल प्रबल होता है, इसके कारण इनके गलनांक पथनांक के मान प्रबल होते हैं, अधिक होते हैं, और इनकी प्रकृति होती है वो ठोस होती है। ठोस अवस्था में विद्युत का कोई चालन नहीं करते, गलित अवस्था में विद्युत का चालन कर सकते हैं। आयन कोई भी हो सकते हैं। धात्विक ठोस जिनमें अवयवी कण धातु होते हैं। बस धात्विक ठोस में ध्यान ये रखना है कि इसमें कर्नेल और कोर इलेक्ट्रॉन के बीच ही बंध पाया जाता है, और यह बंध इसी के कारण प्रबल होता है, जिसके कारण गलनांक पथनांक के मान भी प्रबल होते हैं, अधिक होते हैं, और ये भी कठोर होते हैं। लास्ट है हमारा सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस में भी अभी मैंने बताया था इसे नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, क्योंकि नेटवर्क नाम इससे पड़ा है क्योंकि सहसंयोजी ठोस में पाए जाने वाले जो परमाणु अवयवी कण हैं वो आपस में सहसंयोजी बंध से जुड़कर एक विशाल संरचना निर्माण कर लेते हैं, और विशाल संरचना के कारण इस ठोस का नाम पड़ा है नेटवर्क ठोस। थैंक यू।